जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और उसके अंदर 3 बेसिक टॉपिक्स पहले आपने समझने हैं। नंबर 1 इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक क्या होता है। 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक आपको गिवन हो उसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा मैट्रिक जो है वो सिंगुलर मैट्रिक है और कौन सा मैट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है और उसके लिए क्या कंडीशन है। नंबर 3 जो है वो हमने ये देखना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक किस तरह से लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमने देखना है वो क्या है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक। बिलफर्ज मेरे पास एक मैट्रिक गिवन है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। जब मैं उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस मैट्रिक का जो भी नेम होगा उसके लेफ्ट राइट मैंने 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो लगा देनी है, जिसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म। और जो मैट्रिक होगा वो भी हमारे पास मैट्रिक फॉर्म में नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना कैसे है, आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। जब हमने जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, हमने डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा 1 × 4 और दरमियान में माइनस का साइन, हमेशा माइनस का साइन ही यूज़ करेंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 कितना बन जाएगा 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आ गया है, -2 आंसर जो है वो आ गया है। समझ आ गई ये बात बच्चे? उसके बाद ये है किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है। अगर 2/2 ऑर्डर का हो, यानी कि उसके अंदर 2 रोज हों और 2 ही कॉलम्स हों, तो उसके डिटर्मिनेंट हम इस तरह से मालूम करेंगे। जब आप बड़ी क्लासेस में फर्स्ट ईयर में आएंगे वहाँ पे आपको 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स मिलेंगे। उससे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर 4/4 ऑर्डर के आपको मैट्रिक्स मिलेंगे, तो उनका डिटर्मिनेंट जो है वो आपने कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब आप ज़रा एक्सरसाइज पर आएँ, साथ साथ मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। पहले आप टॉपिक समझते जाएं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। डस्टर होगा यहाँ पे, कहाँ गए? किसी के पास नहीं है ना, ये रहने दें, नहीं बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई बुक दे दे मुझे, यही दे दे जी। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यही कहा हुआ है ना। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, कोई मुश्किल तरीन पार्ट जो है वो मुझे बता दें, जो आपको लगे कि भाई सबसे औखा है ना, वो आप मुझे बता दें। सारे ही एक जैसे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, बताएं जी। चलो जी, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्या वैल्यू दी हुई है, a विच इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब कैसे फ़र्क पता चलेगा कि कौन सा जो है वो मैट्रिक है और कौन सा डिटर्मिनेंट है? जब मैट्रिक फॉर्म में होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगी होगी, और जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा तो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो लगी हुई होंगी। ठीक है ना, तो ये इसको हम कहते हैं मॉडुलस फॉर्म या डिटर्मिनेंट फॉर्म, और ये हमारे पास मैट्रिक फॉर्म में मौजूद है। अब हमें क्या मालूम करना है, ए का मैट्रिक मालूम करना है ना, ए मैट्रिक का डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा -1 1 2 एंड 0। सबको नज़र आ रहा है? अब इसका मैंने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। मैंने आपको क्या बताया था कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो -1 × 0, दरमियान में -1 × 2 या 2 × 1 1 × 2, -1 × 0 0 -1 × 2 -2। तो हमारे पास 0 - 2 तो ए का डिटर्मिनेंट जो आ गया वो क्या आ गया है, -2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इस एक्सरसाइज से। जी हाँ, इस क्वेश्चन में से अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इसके सारे के सारे पार्ट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। समझ आइए बात बेटे? उसके बाद समझ आ रही है, इनफ है। बाकी सारे भी सेम टू सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी। यहाँ पे जो 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी आपने डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में हमेशा माइनस का साइन यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे चलो इसको ना
डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, दूर से नज़र आएंगे जी। किस में? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद? नहीं जनाब, अब ये सॉल्व हो चुका है। मैट्रिक को तो जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगेंगी। जब इसको सॉल्व कर लेना तो अब इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, ठीक है। जब तक ये मतलब कि इस फॉर्म में रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होंगे तब तक आपने स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे फिर कोई स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं करनी। हाँ, लेफ्ट साइड पर जो आपके पास नेम के साथ 2 स्ट्रेट लाइन्स लगी हुई हैं वो हमेशा यूज़ करते रहेंगे, एंड तक ये साथ में वैसे ही रहेंगी, ठीक है। ये मरते दम तक साथ रहेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें क्या पता नॉन सिंगुलर मैट्रिक क्या होता है, हमें क्या पता सिंगुलर मैट्रिक क्या होता है, ठीक है। अब बहुत आसान है बेटे, अभी हम पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं फिर हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं बेटे? अब देखो, अभी हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, बल्कि मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ आपको। पार्ट 1 इसका जो है ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 जो है वो देखिएगा बेटे। पार्ट 3 क्या दिया हुआ है? 3232 पार्ट नंबर 3 विच इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू 3 2 3 2, यही दिया हुआ है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे जी। तो हमारे पास C का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ जो मैट्रिक आ गया उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख देनी है 3 2 3 एंड 2। अब उसके बाद हमने क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और दरमियान में कौन सा साइन यूज़ होगा? नेगेटिव साइन, हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ होगा। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि दरमियान में प्लस आ जाए। वो क्या हो सकती है कि अगर ये वाला 1 जो है वो क्या होता माइनस का होता, यानी कि ये वाला 1 जो है वो माइनस का होता, तो एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाना था। अदरवाइज जो एक्चुअल यहाँ पे, फिर आप इसको इस तरह से लिखते, फिर आप ना इसको ब्रैकेट में -1 लिखते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। लेकिन फिलहाल तो चूंकि अंदर है ही प्लस वाली वैल्यू तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। क्या बन गया ये? 6 -6, क्या आंसर आ गया? तो C का जो डिटर्मिनेंट आया उसकी क्या वैल्यू है? 0। जिसको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए उसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी समझ में आ गए, क्योंकि इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देखते हैं जी, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। कोई भी मैट्रिक जो है वो सिंगुलर कहलाएगा इफ़ अगर आपने ए बिलफर्ज एक मैट्रिक था, उसका आपने डिटर्मिनेंट लिया और 0 के इक्वल आंसर आ गया। तो अभी C का आपने डिटर्मिनेंट लिया, मैं A की बजाय क्या कर देता हूँ, C का मैंने डिटर्मिनेंट लिया और 0 के इक्वल आ गया, लिहाजा ये मैट्रिक जो C है ये एक सिंगुलर मैट्रिक है। कौन सा मैट्रिक है? ये सिंगुलर मैट्रिक है, ठीक है। और अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ बिलफर्ज, जैसे मैंने अभी इफ़ A डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज इक्वल टू -2 आ गया, इट्स मीन A का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल तो नहीं है ना, कोई भी वैल्यू आ गई, प्लस में आ गई, माइनस में आ गई, डजेंट मैटर। अगर जो है वो वैल्यू 0 नहीं आ रही, इट्स मीन वो मैट्रिक क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। सिर्फ 2 ही कंडीशन है, सिंगुलर के लिए एक और एक नॉन सिंगुलर के लिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक 0 के इक्वल आ रहा है, इट्स मीन वो सिंगुलर मैट्रिक होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इट्स मीन वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों शराइत के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि मैट्रिक A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक वाइल मैट्रिक C इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक। कह सकता हूँ ना कि A जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक है, जबकि C जो है वो क्या है? C जो है वो सिंगुलर मैट्रिक है और जो A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। समझ आ रही है ना? इसको उर्दू में क्या लिखा हुआ है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को? नादिर और गैर नादिर कालिब, ठीक है ना। ये वाला जो है सिंगुलर मैट्रिक को नादिर कालिब कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक को गैर नादिर कालिब कहते हैं। समझ आ रही है? ठीक है। अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा, वो क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है। इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर मैट्रिक हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर कौन सा क्वेश्चन पार्ट सॉल्व करूं जी? D, 4th पार्ट, D विच इज इक्वल टू 5 -10 -2 4। ठीक हो गया बच्चे। सोल्यूशन
अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना होगा, चाहे आपको डिटर्मिनेंट मालूम करने को कहे, चाहे आपको ये बताने को कहे कि कौन सा मैट्रिक सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक नॉन सिंगुलर है। पहला स्टेप क्या होगा, आपने डिटर्मिनेंट लेने हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास डिटर्मिनेंट नहीं होगा हम कैसे बताएंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। समझ आ रही है ना। लिहाजा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वही हूबहू आपने यहाँ तक किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व करना है। एंड में जाके हमारे पास बस दो चॉइसेस होंगी, अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है, अगर आंसर 0 के इक्वल ना आया तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर है। ठीक है, चलें जी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी विच इज इक्वल टू 5 -10 -2 और 4। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 4 माइनस फार्मूले वाला, अब आगे दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो -10 और मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है जी, ये कितना बन जाएगा, 5 4 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो फिर 20 नहीं बन जाएगा 10 × 2। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एंड में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज आपने ये लिखना है, एज डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0 सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक। सिंगुलर मैट्रिक, समझ आई ये बात, क्योंकि हमारे पास d का जो डिटर्मिनेंट है, एज d इज अ सिंगुलर मैट्रिक, एज डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0 सो d इज अ सिंगुलर मैट्रिक। समझ आई है, क्योंकि अब आप उर्दू में भी बच्चे लिख लीजिएगा, क्योंकि चलो उर्दू वालों को भी लिख देते हैं, क्योंकि d का मक्ता, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मक्ता, 0 के बराबर है, लिहाजा d एक नादिर गालिब है। ठीक है, लिहाजा d एक नादिर गालिब है। ठीक है जी, क्योंकि d का मक्ता जो है वो 0 के बराबर है, लिहाजा हम क्या कहेंगे, d एक नादिर गालिब है, सिंगुलर मैट्रिक है। एज डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0 सो d इज अ सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक और पार्ट जो है वो मुझे बता दें, बी पार्ट 2 b विच इज इक्वल टू, क्या वैल्यूज दी हुई हैं बच्चों, 4 1 3 2 और 4 1 3 एंड 2। ठीक है जी, हमने क्या मालूम करना है, इसका पहले डिटर्मिनेंट, फिर हम बताएंगे कि ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ b विच इज इक्वल टू 4 1 3 2। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ बच्चे, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे थे, 2 4 8 माइनस 3 1 3, सो डिटर्मिनेंट ऑफ b की जो वैल्यू आई है 5 - 3 5 आ गई है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि b का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आया ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, वही स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपने नॉन सिंगुलर जो है वो कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा एज b determinant is not equal to 0 so b is a non singular metric। ठीक है जी, समझ आइए। अब आप यहाँ पे इंग्लिश में, उर्दू में क्या लिखोगे, क्योंकि b का मक्ता जो है वो 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा b एक नादिर के बजाय गैर नादिर गालिब है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटे एक रह गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक, लिखा हुआ है ना मैंने, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक। बिल फर्स्ट लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक A गिवन है, बच्चे खामोश हो जाएं, आपके पास एक मैट्रिक A गिवन है और उसके एलिमेंट्स हैं A B C और D, और अब आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है। जब हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है तो हम क्या करते हैं,
डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन लगाते हैं। जब आपने एडजॉइंट लेना होगा, सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, ए डी जे, यानी कि ये एडजॉइंट का एब्रीविएशन है, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक के फॉर्म में ही आएगा। इन दोनों की आपने क्या कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है, यानी कि ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डी और ये ए, और इन दोनों के यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। जो बी है वो माइनस बी बन जाएगा, जो सी है वो माइनस सी बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक जो है वो आ गया। ठीक है, अब कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है, कह रहे जी फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है, उसका फार्मूला मैं आपको पहले समझा दूं, कल हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी बेसिक रेसिपी हमने तैयार कर ली है। किसी भी मैट्रिक का जब आपने इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर वन आपको चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक, नंबर टू आपको चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक, और ये दोनों चीज़ें हम तैयार करके बैठे हैं। रेसिपी तैयार है ना, अब हमने सिर्फ इसको इकट्ठा करके जो है वो फाइनल चीज़ जो है वो प्रोडक्ट तैयार करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बिलफर्ज बताता हूँ, ये फार्मूला बेटे आप लोगों ने ना हिफ्ज कर लेना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक, और उसको किस तरह से लिखेंगे, a पावर -1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। बल्कि मैं आपको एक सादा सी बात बताता हूँ, देखो बेटे, अगर आपके पास x लिखा हुआ है, इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, और अगर मैं इसको बटे के ऊपर से बटे के नीचे लेके आऊँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 तो बच जाएगा ना। वो जो ऊपर हमारे पास x पावर 1 था तो नीचे आके x पावर -1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1/x है और जब मैं बटे के नीचे से इसको ऊपर लेके जाऊँगा, अभी इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव 1 होगी। जब मैं इसको बटे के ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x पावर -1 बन जाएगा। ऐसे ही है ना, तो यानी कि मैंने इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया है, या मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चेंज कर लिया है, तो हमारे पास जो पावर पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव बन जाएगी, जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब किसी भी मैट्रिक का जब जब आपको कहा जाएगा कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो जो भी मैट्रिक का नेम होगा, ए बी सी एक्स वाई जी, कुछ भी जो भी नेम होगा, आप उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दोगे, नेगेटिव पावर लगा दोगे, -1। यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इसको उर्दू में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस, इनवर्स कहते हैं उलट को, माकूस। ठीक है, ज़रबी माकूस, ए का ज़रबी माकूस किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो वैल्यूज निकाल के जो भी आंसर आएगा उनको डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको यही कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि हर मैट्रिक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम किया जा सकता हो। दोनों तीनों चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ। देखो बच्चे, ये हमारे पास फार्मूला है ना, इस फार्मूला में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो कहाँ पे आ रहा है, बेटे के नीचे आ रहा है। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ही 0 के इक्वल आ गया तो क्या उस मैट्रिक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और जिस क्वेश्चन के बटे के नीचे 0 आ जाए उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वैसे आपस की बात है, मैथमेटिकल रीज़न तो इसकी बात की है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस आप यूज़ करें कि क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना वो एक पिज़्ज़ा है और वो आप 10 बंदों में जाके जो है वो डिवाइड कर दें, तो आप उसके 10 स्लाइसेस बनाएं और हर एक को जो है वो एक एक दे दें। फिर मैं कहता हूँ जी आपके पास वही पिज़्ज़ा है जिसके 10 स्लाइसेस बने हुए हैं, आप 5 बंदों में जाके डिवाइड कर दें, तो आपको कितने कितने स्लाइसेस आ जाएंगे, 2-2 स्लाइसेस आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ जी आपके पास यही एक पिज़्ज़ा है, आप इसको उठा के जाके एक ही बंदे में डिवाइड कर दें, तो आपको 10 के 10 स्लाइसेस एक ही बंदे का है, दिल गार्डन हो गया ना, पूरा पिज़्ज़ा मैं खा जाऊंगा। अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि ये आपके पास एक पिज़्ज़ा है और उस एक पिज़्ज़ा को 0 बंदों में बांट दें, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक बंदा ही नहीं है तो आप उसको कैसे खिला लोगे, वो नहीं है ना, तो इसका मतलब जब है ही कोई नहीं तो वो किसके हिस्से में आएगा, तो लिहाजा बटे के नीचे 0, इसका डिवाइडेड बाय 0 का तो मतलब यही है ना कि जो भी वैल्यू है उसके 0 हिस्से बना दें।
तो ज़ीरो हिस्सा पॉसिबल है? जब भी आप किसी एक चीज़ को काटोगे तो 1 से 2 तो हो जाएंगे, 1 से 0 तो नहीं होगा। तो जब हम ये कहते हैं बिलफर्ज 5/2 जब अपन लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है 2.5, यानी कि 2 बंदों को अगर देंगे तो 2.5 हिस्से जो है वो आ जाएंगे। 2.5 जो 5 रोटियां थी, 2 बंदों को दे दें, 2.5 रोटियां आ जाएंगी। ऐसे ही है ना, जब मैं ये कहूँगा कि ये 5 रोटियां आप 0 बंदों को दे दें, 0 बच्चों में आप बांट सकते हो इसको, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा? क्योंकि उसके बटे के नीचे क्या आ जाएगा? तो जिस क्वेश्चन के बटे के नीचे 0 आ जाए उसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। लिहाजा जिस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 आएगा हम कहेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जवाब भी तो देना है कि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप यही दुआ करनी है, या अल्लाह डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाए, जान ही छोड़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वहीं पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक, जो भी मैट्रिक होगा उसका नेम लिखेंगे, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा। और कल इंशाल्लाह हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 से कल इंशाल्लाह अज़ीज़ हमने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो है वो बस ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये फार्मूला बेटे आप लोगों को सबको याद होना चाहिए, हिफ्ज़ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसको ये आता है ना वही आगे एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि उसमें ये बार बार यूज़ होना है, ठीक है। और बेशक इन्वर्जन मेथड हो या जो भी हो, उसमें डिटर्मिनेंट तो लाजमी तौर पर इस्तेमाल होगा, और इन्वर्जन मेथड में तो ये ए इन्वर्स भी लिया जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।